जहां जिज्ञासा जागती है वहां प्लेंटी टू लर्न का रास्ता खुलता है। इस सफर में आपका स्वागत है। हम आज तक सुनते और देखते आए हैं कि दुनिया का एक नियम है जिसके अनुसार आकार में बड़ा पात्र हमेशा आकार में छोटे पात्र पर धौंस जमाता है। लेकिन आज जो कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें मामला बिल्कुल उल्टा है। आज हम एक ऐसे विचित्र किरदार की बात करने जा रहे हैं जो आकार में विश्व के 1% हिस्से से भी कम होते हुए धरती के 24% भूभाग को अपने नियंत्रण में करने में सक्षम हो गया था। वीडियो के शीर्षक से आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि बात ब्रिटेन की हो रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आज के इस अध्याय में हम भारत में ब्रिटिश शासन पर विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वह हमारे इतिहास का लगभग 200 वर्षों का एक विशाल अध्याय है। अभी हमारा ध्यान केवल यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन पर केंद्रित है, इसलिए आज हम सिर्फ उनके आगमन और शुरुआती दौर पर ही ध्यान देंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया के नक्शे पर। देखिए, ब्रिटेन यहाँ यूरोप के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसका आकार देखकर मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि इतने छोटे से देश ने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों को घुटने पर कैसे ला दिया। अगर आप यह श्रृंखला ध्यान से देखते आ रहे हैं तो आपको इसका उत्तर पहले अध्याय में ही बखूबी मिल चुका होगा। ब्रिटिशों के प्रभुत्व का कारण थी उनकी तकनीकी बढ़त, जो उन्हें पुनर्जागरण और प्रबोधन यानी कि रेनेसांस और एनलाइटनमेंट काल से हासिल हुई थी। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, अक्ल बड़ी या भैंस। यह कहानी उसी मुहावरे का एक सटीक उदाहरण है। जब तक घोड़ों पर सवार और तलवारों से लैस दुनिया के सैनिक किसी एक अंग्रेज सिपाही पर हमला करने की सोचते, तब तक उनके जहाजों से निकले तोप के गोले और बंदूकों की गोलियां सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर चुकी होती थी। वैसे तो हम अंग्रेजों के आगमन का जिक्र पुर्तगालियों के अध्याय में कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से शुरुआत से जानते हैं कि क्यों, कैसे, कब और किस लिए अंग्रेज भारत आए। इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हम चलते हैं 1580 के दशक में। जैसा कि हम जानते हैं, अब तक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस के अंतर्गत पूर्व की ओर का व्यापार का एकाधिकार पुर्तगालियों को और पश्चिम की ओर का एकाधिकार स्पेन को मिला हुआ था। उस समय तक उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अपनी मनमानी कर रहे थे। परंतु इस दशक में सब कुछ बदलने वाला था। अंग्रेज, जो कि स्पेन और पुर्तगाल के उत्तरी पड़ोसी द्वीपीय देश थे, उन्हें पुर्तगाल के 20 गुना मुनाफे वाले मसालों के व्यापार की खबर लग चुकी थी। वे जोर शोर से इन दो महाशक्तियों को टक्कर देने के लिए अपनी नौसेना खड़ी करने में व्यस्त थे। फिर आता है साल 1588 और यह वो साल था जब यूरोप में एक नई महाशक्ति का जन्म हुआ। अंग्रेजों ने अपनी नौसेना के शातिर इस्तेमाल से स्पेनिश आर्मेडा को पराजित कर दिया। इस पूरे अभियान में लड़ाई, खराब मौसम और अन्य कई कारणों के चलते स्पेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनके लगभग 60 जहाज तबाह हो गए और 15,000 के करीब सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस शानदार जीत के साथ अंग्रेजों ने दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया था कि वे अब किसी के अधीन नहीं है और कोई भी उन्हें पूर्व में व्यापार करने से नहीं रोक सकता। इसी विजय के दम पर अंग्रेज व्यापारियों ने पूर्वी समुद्रों में अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां भेजना शुरू कर दी। बाद में इन सभी व्यापारियों और उनकी छोटी छोटी टुकड़ियों को एकजुट करके 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर के द्वारा एक संयुक्त कंपनी की घोषणा कर दी। इस कंपनी का औपचारिक नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे आज हम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इस कंपनी को 1600 के चार्टर के अनुसार 15 वर्षों के लिए पूर्वी दिशा में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। अगर हम इस लंबे चौड़े औपचारिक नाम को ध्यान से देखें तो यह हमें कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि गवर्नर एंड कंपनी दर्शाता है कि इसका एक संगठित ढांचा था, ठीक आज की बड़ी कंपनियों की तरह, जिसे एक गवर्नर और निर्देशक मंडल चलाता था। मर्चेंट्स ऑफ लंदन से साफ पता चलता है कि यह लंदन के अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों का एक समूह था और ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इसका एकमात्र मकसद बताता था, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके भारी मुनाफा कमाना। इस कंपनी ने भारत की ओर अपना पहला कदम साल 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में रखा। कैप्टन हॉकिंस अपना जहाज लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और व्यापार करने की अनुमति मांगी।
परंतु जैसा कि हमने पुर्तगालियों वाले अध्याय में विस्तार से देखा था, उस समय पुर्तगालियों के दबदबे और षड्यंत्र के चलते अंग्रेजों की बात नहीं बन पाई। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुगलों से व्यापारी संधि करने में असफल रहने के बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान पूर्वी तट की ओर लगाया। वहां उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान की अनुमति लेकर साल 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली, यद्यपि अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। आगे बढ़ते हुए कहानी पहुंचती है सन 1612 की ओर, जहां कैप्टन थॉमस बेस ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली नौसेना को बुरी तरह हराया। इस जीत ने मुगल बादशाह को बहुत प्रभावित किया और इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, अंग्रेजों ने यह साबित कर दिया था कि वे पुर्तगालियों के समुद्री वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि सूरत का यह तटीय इलाका मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य समुद्री मार्ग था। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर पुर्तगालियों का नियंत्रण और उनकी मनमानी मुगल साम्राज्य के लिए बहुत सिरदर्दी बनी हुई थी। इसलिए जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया तो जहांगीर ने इसे एक मौके की तरह देखा और वे अंग्रेजों से प्रसन्न हुए। इसी जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेज अंततः साल 1613 में सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल रहे। जैसा कि हमने समझा, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य तो मसालों का व्यापार करना ही था, जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में मिलते थे। लेकिन इस व्यापार के लिए भारत उनकी योजना का एक अहम हिस्सा था और इसका कारण था कपास। शुरुआत में भारत को लेकर उनकी रणनीति बहुत ही सीधी और स्पष्ट थी। वे यहाँ से भारी मात्रा में कपास खरीदकर उसे एक विनिमय वस्तु यानी कि एक्सचेंज कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया जैसे मसाला उत्पादक द्वीपों के व्यापारी अपने मसालों के बदले नकद या सोना चांदी नहीं बल्कि भारतीय कपास को ज्यादा पसंद करते थे। तो अंग्रेजों की शुरुआती योजना बहुत सरल थी। भारत से कपास खरीदो, उस कपास को मसालों में विनिमय करो और फिर उन कीमती मसालों को यूरोप ले जाकर भारी मुनाफे पर बेच दो। स्वाली में मिली उस जीत के फायदों को स्थायित्व देने और व्यापार को मजबूत करने के लिए साल 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत बनकर सर थॉमस रो भारत आए। वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे और मुगल बादशाह जहांगीर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाही फरमान हासिल करने में सफल रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पास नौसेना सिर्फ नाम की ही थी, तो इस फरमान के अनुसार अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी एक सहायक नौसेना शक्ति मतलब कि ऑक्सिलरी नेवल पावर के रूप में काम करेगी और मुगल जहाजों को विशेष रूप से पुर्तगालियों के हमले से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह दोनों खेमों के लिए विन विन सिचुएशन थी। हो सकता है आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने तो कहा था कि 1600 का शाही चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 15 सालों के लिए व्यापार की अनुमति देता है, तो फिर जब 1615 में सर थॉमस रो भारत आए तब तक तो यह अवधि समाप्त हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? इसका समाधान असल में रो के भारत आने के कई साल पहले ही हो चुका था। कहानी कुछ यूं है कि साल 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम नए सम्राट बने। उन्हीं के शासनकाल में 1609 में एक नया शाही चार्टर जारी किया गया, जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 15 साल की सीमा से हटाकर अनिश्चित काल के लिए मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिया था। इसी के चलते शाही फरमान का तत्काल लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने सूरत के बाहर मुगल साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में भी अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी। इसी के तहत उन्होंने आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में नई व्यापारिक कोठियां स्थापित की। चूंकि ईस्ट इंडीज में डचों का वर्चस्व था, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन भारत पर ही केंद्रित करने का फैसला किया। विस्तार की इस रणनीति के तहत उनका अगला बड़ा कदम था मसूलीपट्टनम के दक्षिण में स्थित अरमा गांव में साल 1626 में अपनी पहली किलाबंद फैक्ट्री का निर्माण करना। आगे विस्तार जारी रखते हुए उन्होंने 1639 में चंद्रगिरी के स्थानीय शासक से अनुमति लेकर मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। इस नए किले ने जल्द ही कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम की जगह ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का नया मुख्यालय बन गया। 1651 में अंग्रेजों ने भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक बंगाल में प्रवेश किया। उस समय का बंगाल आज के पश्चिम बंगाल जितना छोटा नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के सबसे विशाल और समृद्ध प्रांतों में से एक था।
इसके अंतर्गत आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के बड़े हिस्से आते थे। इसलिए अंग्रेजों की दृष्टि में इस प्रांत पर अपनी पकड़ बनाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य था और इस लक्ष्य को हासिल करने में उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। उस समय बंगाल के मुगल सूबेदार थे शाह सुजा, और उनके नाम के विपरीत वे मुंह सुजाकर नहीं बैठे थे, बल्कि व्यापार को बढ़ावा देने में काफी उत्सुक थे। उन्होंने मात्र 3000 की वार्षिक अदायगी के बदले अंग्रेजों को पूरे बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने और हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। सुनहरा फरमान होने के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। कंपनी को लगातार स्थानीय मुगल अधिकारियों के हस्तक्षेप और मनमानी का सामना करना पड़ता था, जो अक्सर उनके माल को रोककर अतिरिक्त करों की मांग करते थे। इसी के चलते आने वाले वर्षों में कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के बीच कई बार टकराव और संघर्ष की स्थिति बनी। यह टकराव अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचा जब 1686 में अंग्रेजों ने इस उत्पीड़न के खिलाफ बलपूर्वक मामला सुलझाने की कोशिश की, जिसके कारण मुगलों के साथ उनका सीधा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उन्हें हुगली से खदेड़ दिया गया और गंगा के मुहाने पर एक दलदली और अस्वस्थ जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वे बहुत ही शातिर थे और जानते थे कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी मामा बनाना पड़ता है। इसी रणनीति पर अमल करते हुए जॉब चरनॉक ने बेचारा बनकर मुगलों के सामने गिड़गिड़ाहट का नाटक किया। आखिरकार मुगल शासकों ने दया दिखाकर 1690 में उन्हें पुरानी वार्षिक अदायगी के बदले अपने व्यापारिक फरमान को फिर से इस्तेमाल करने की और सुतानुती नामक गांव में अपनी एक बस्ती बसाने की इजाजत दे दी। इस संघर्ष और खींचतान के बाद अंग्रेज यह अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अगर उन्हें भारत में अपने इलाकों और मुनाफे वाले व्यापार को सुरक्षित रखना है तो वे सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बनकर नहीं रह सकते। उन्हें राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी हासिल करनी होगी। इसी शक्ति को हासिल करने की दौड़ में उन्हें पहला मौका एक स्थानीय जमींदार विद्रोह की वजह से मिला। इस विद्रोह का बहाना बनाकर उन्होंने सुरक्षा के नाम पर 1696 में सुतानुती की किलाबंदी करने की अनुमति हासिल कर ली। अपने इस क्षेत्र का और विस्तार करने के लिए उन्होंने 1698 में 3 गांव सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी खरीद ली। इन तीनों गांवों की जमींदारी और किलाबंदी के अधिकार ने मिलकर अंग्रेजों के नए गढ़ को जन्म दिया। इस किलाबंद बस्ती को फोर्ट विलियम्स का नाम दिया गया, जो आगे चलकर कलकत्ता का दुर्ग यानी कि सिटाडेल ऑफ कोलकाता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के चारों ओर भविष्य के कलकत्ता शहर ने आकार लेना शुरू किया। इस किले का नाम इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट राजा विलियम तृतीय के सम्मान में रखा गया था। हाल ही में यह किला चर्चा में रहा है क्योंकि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने इसका नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। फोर्ट विलियम्स के निर्माण के साथ ही इसे बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया गया। मद्रास के बाद यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा मुख्य शक्ति केंद्र बन गया। सर चार्ल्स आयर को इसका पहला अध्यक्ष और गवर्नर नियुक्त किया गया। अब जब चेन्नई और कोलकाता की बात हो चुकी है तो भला हम बॉम्बे को कैसे भूल सकते हैं। उस समय के बॉम्बे यानी आज के मुंबई की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस किले को हासिल करने के पीछे कोई लड़ाई या चालाकी नहीं, बल्कि एक शाही शादी और दहेज का मामला था। मानो कहानी घर घर की का कोई एपिसोड हो। पश्चिमी तट पर स्थित अंग्रेजों की इस तीसरी प्रेसिडेंसी की कहानी की शुरुआत होती है साल 1662 से। यह कहानी जुड़ी है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के विवाह से। इस विवाह में पुर्तगाल ने बॉम्बे के द्वीपों को दहेज के रूप में इंग्लैंड के सम्राट को सौंप दिया। बाद में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने इस क्षेत्र को प्रशासन के लिए असुविधाजनक पाया और 1668 में मात्र 10 पाउंड के मामूली वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर यानी कि लीज पर दे दिया। पहले पश्चिमी तट पर कंपनी की प्रेसिडेंसी का मुख्यालय सूरत हुआ करता था, लेकिन 1687 में इसे बॉम्बे स्थानांतरित मतलब शिफ्ट कर दिया गया और इसी के साथ भारत में कंपनी की 3 स्थायी और शक्तिशाली प्रेसिडेंसियों का दौर शुरू हुआ। अगर हम इसे कालानुक्रमिक रूप से अर्थात क्रोनोलॉजिकली समझें
तो 1639 में मद्रास, 1687 में बॉम्बे और 1700 में कलकत्ता, इन 3 प्रेसिडेंसियों ने जन्म लिया, जो आने वाले समय में भारत पर अंग्रेज शासन की नींव बनी। अब 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी और यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता की बागडोर कई कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथ में थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए अंग्रेज एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में थे और यह बड़ा दांव खेलने के लिए उन्होंने चुना मुगल बादशाह फर्रुखसियार के शासनकाल को। शासनकाल का साल है 1715 और इस समय सर जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज दूत मंडल दिल्ली पहुंचा, जो अपने साथ अंग्रेज राजा का एक लंबा चौड़ा सरमन मतलब के मैसेज लेकर आया था। अब वजह चाहे बादशाह का मुस्लिम होना हो या फिर अंग्रेजों के तामझाम में उनकी कोई खास दिलचस्पी ना होना, पर फर्रुखसियर पर इस सरमन का कोई असर नहीं हुआ। असर हुआ तो अंग्रेजी दवाइयों और इलाज का। मैं बात कर रहा हूं एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की, जिसका मूल कारण था बादशाह फर्रुखसियर की एक गंभीर और दर्दनाक बीमारी। दरअसल उस समय बादशाह अपनी बीमारी से इतने पीड़ित थे कि वे अपनी बेटी तक का विवाह नहीं संपन्न कर पा रहे थे। जब सारे शाही हकीम नाकाम हो गए, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सर्जन विलियम हैमिल्टन को इलाज के लिए पेश किया। हैमिल्टन ने अपनी पश्चिमी चिकित्सा पद्धति से बादशाह को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। इस चमत्कारी इलाज से प्रसन्न और कृतज्ञ होकर बादशाह ने इनाम के तौर पर अंग्रेजों की झोली में उनका मुंह मांगा उपहार डाल दिया, वो 3 शाही फरमान जिन्होंने न सिर्फ भारत में कंपनी का बल्कि स्वयं भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर ऐसा क्या था इन फरमानों में? आइए संक्षेप में जानते हैं। पहला, बंगाल के लिए कंपनी को बंगाल में मात्र 3000 की वार्षिक अदायगी के बदले बिना कोई अतिरिक्त कर दिए मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फरमान, इसी में शामिल था दस्तक यानी कि ट्रेड परमिट जारी करने का अधिकार। इसका मतलब था कि कंपनी अपने माल की आवाजाही के लिए खुद के पास जारी कर सकती थी, जिसे कोई भी स्थानीय मुगल अधिकारी चुनौती नहीं दे सकता था। इस अधिकार का भविष्य में बहुत दुरुपयोग हुआ। तीसरा, सूरत के लिए कंपनी को सूरत में 10,000 की वार्षिक अदायगी के बदले सभी व्यापारिक करों से छूट दे दी गई। और चौथा, बॉम्बे के लिए बॉम्बे में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में कानूनी मान्यता मिल गई, जिससे उनका व्यापार और भी आसान हो गया। ये फरमान 1717 में जारी किए गए और इनका इतना ज्यादा महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर एक शासक की भूमिका में आ चुके थे। अपनी मुद्रा, अपने दस्तक और अपने किलाबंद क्षेत्र भारत में पूरी तरह से कब्जा करने का रास्ता उनके लिए खुल चुका था। और इसके बाद की कहानी है भारत में अंग्रेजों के शासन और विस्तार की, जिसे हम आने वाले अध्यायों में विस्तार से जानेंगे। इस अध्याय के लिए इतना ही। अगर आप मेरे इस प्रयास से प्रसन्न हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। अगले अध्याय में हम एक ऐसी यूरोपीय शक्ति के बारे में जानेंगे जिसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारत आने वाली शक्तियों के क्रम में अगला नाम आता है डेनिश का। वे भले ही सबसे छोटी और सबसे कम प्रभावशाली शक्ति थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना भी कम नहीं था कि उसे पूरी तरह भुला दिया जाए। तब तक के लिए अलविदा।